जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। बस आपको ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रिक इतना सा याद रखना, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक दे दे चाहे मोहम्मद बिन तुगलक दे दे, बात एक ही है, ठीक है, कि चरित्र एवं नीतियों का विवरण दें, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा दिल्ली है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दिल्ली है। और दिल्ली को सल्तनत भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो राजा जिस क्षेत्र पर शासन करते थे उस क्षेत्र का नाम सल्तनत होता था। ठीक है, और वहाँ पर जो राज करने वाले राजा थे वो थे मोहम्मद तुगलक। और मोहम्मद तुगलक जो राजा होते थे उसको बोला जाता था सुल्तान। कुल मिलाकर के ये दोस्तों कि दिल्ली पर उस समय शासन था मोहम्मद तुगलक का। और उस समय दिल्ली चूँकि एक राज्य था, मतलब मोहम्मद तुगलक के लिए ये अपना क्षेत्र था जहाँ पर ये राज कर रहे थे। तो जो भी राजा होते थे ना पहले उसको सुल्तान कहते थे, और सुल्तान जिस क्षेत्र पर कब्जा करके रखे थे उसको सल्तनत कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार से दिल्ली और मोहम्मद तुगलक बोलो चाहे तो सल्तनत बोलो चाहे तो सुल्तान बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, दिल्ली पर कब्जा था मोहम्मद तुगलक का, मतलब कि सल्तनत पर कब्जा था सुल्तान का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पर कब्जा करने के लिए कोई एक राजा नहीं आते हैं, मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं आते हैं, बल्कि एक व्यक्ति आते हैं, फिर उसके पिता, फिर उसके पिता, ऐसे कई सालों तक दिल्ली पर शासन करते हैं। ठीक है, तो बात है तुगलक वंश का। जैसे मैं बात आऊँ दोस्तों, जैसे हम एक यादव जाति हो गया, राजपूत जाति हो गया, वैसे ही एक तुगलक वंश भी हुआ करता था। ठीक है, तुगलक वंश में से नंबर 1 पे आते थे एक राजा, वो पहले दिल्ली पर शासन किए हैं। फिर जब उनका मृत्यु हो गया तो फिर उसका बेटा मोहम्मद तुगलक दिल्ली पर आए, फिर इसका बेटा, फिर इसका बेटा, ना जाने तो ऐसे ऐसे कितनों राजा आए और दिल्ली पर क्या किए, शासन किए। तो ये बात है मोहम्मद तुगलक का, जो तुगलक वंश के थे, और ये दूसरा नंबर पर थे। मोहम्मद तुगलक जो थे ना बहुत ही अच्छे शासक थे, लेकिन ये कठोर नीति वाले थे, लोग इससे डरते भी थे, इतना ज़्यादा इनका नीति कठोर था। मोहम्मद तुगलक जो थे ये बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमानी थे और महत्वाकांक्षी भी थे। महत्वाकांक्षी का मतलब था बड़े बड़े सपना, यानी दिल्ली के लिए बहुत बड़े बड़े सपना सजा के रखे थे कि हम दिल्ली में ऐसे करेंगे, ये करेंगे, बहुत बड़ा, मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर के लिए चाहे अपने जीवन के लिए बहुत बड़े बड़े सपना देखता है, वैसे ही ये दिल्ली के लिए बहुत बड़े बड़े सपना देख रखे थे। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे दोस्तों, ये जितने भी सारे यहाँ पर मतलब दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी सारे जो अलग अलग योजना बना रहे थे ना, वो सारी योजना इसका असफल हो जा रहा था, नहीं सब असफल रहा। इसके जितनी भी सारी योजना बनाया इन्होंने, जो भी कुछ काम किया, बोल हम ये करेंगे, इससे दिल्ली और भी आगे बढ़ेगा, ऐसे होगा, फलना ढकना जो भी था, ठीक है, वो सब इनका क्या रहा, असफल रहा। मतलब काम तो बहुत अच्छा करना चाहते थे, सपना तो बहुत बड़ा बड़ा था, लेकिन ये सही समय पर सही चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से सारे इसका योजनाएं सफल नहीं हो पाता है। जैसे अगर ये चाहेंगे दोस्तों कि जानवरों को हम काजू किशमिश बादाम खिलाएं ताकि वो मजबूत हो, तो इनका सपना बहुत अच्छा है कि ये जानवरों को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो सब खाने से जानवर मजबूत होंगे, या तो फिर वो सब चीज़ें खाएंगे नहीं खाएंगे। तो जो चीज़ जहाँ पर सही प्रयोग होना चाहिए था वो चीज़ वो किए नहीं, हालांकि इनका सपना बहुत बड़े बड़े था। ठीक है, तो बस यही सी सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र पढ़ेंगे, फिर इसका नीतियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा नीति इन्होंने बनाया आगे विकास के लिए, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन इसका नीति सफल नहीं हो पाता है। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। मोहम्मद तुगलक बोलो चाहे मोहम्मद बिन तुगलक बोलो, एक ही नाम है। ये तुगलक वंश का दूसरा शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, मतलब फेमस शासक माना जाता है। इसने 1325 से लेकर के 1351 तक दिल्ली पर शासन किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बुद्धिमानी थे और महत्वाकांक्षी शासक थे। उसने अपने राज्य को मजबूत और समृद्धि बनाने के लिए कई नई योजनाएं लागू की है ना। अपने राज्य को, राज्य मतलब क्या, दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए, समृद्ध मतलब बहुत आगे ले जाने के लिए उन्होंने बहुत सारी नए नए योजनाएं बनाई। ठीक है, और उसकी योजनाएं का उद्देश्य अच्छा था, उनका योजना बहुत अच्छा था, लेकिन अधिकांश जो इसका योजनाएं था ना वो असफल रहा, मतलब सफल नहीं हो पाया। इसलिए इतिहासकार, यानी इतिहासकार मतलब जो पहले के बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिसको इतिहासकार कहा गया, ठीक है, वो बुद्धिमान लेकिन अव्यवहारिक शासक कहते हैं। मतलब पहले के जो विद्वान लोग थे ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं ये बुद्धिमान तो थे लेकिन ये अव्यवहारिक थे। अव्यवहारिक मतलब जो चीज़ जहाँ पर लागू करना चाहिए वो लागू नहीं कर पाए, है ना।
ठीक है, तो ये चीज़ होगी इसका। और इसके अगर चरित्र और नीतियों की बात करें तो ये भारतीय इतिहास में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा। मतलब देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अच्छाई या बुराई छोड़ के जाता है ना, तो हम कहते हैं कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत अच्छा रहा। तो ये भारत के तो थे नहीं मोहम्मद तुगलक, लेकिन आए थे दिल्ली भारत में ही। तो इन्होंने इसका जो चरित्र था और जो इन्होंने नीति बनाई, वो हम कह सकते हैं कि भारत पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, कुछ अच्छा चीज़ों पर भी और कुछ बुरा चीज़ों पर भी। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र मतलब उसका व्यवहार के बारे में। ठीक है, पहला विद्वान शासक, ये बहुत ही विद्वान शासक थे। उससे अरबी, फारसी, गणित और दर्शन, चिकित्सा मतलब डॉक्टर से संबंधित ये सब का अच्छा ज्ञान था। वह पढ़ा लिखा और बुद्धिमान भी शासक था। देखो ये दोनों पॉइंट को मैंने सटे हुए लिखा है। आप चाहो तो एग्जाम में इस पॉइंट को लिखने के बाद एक लाइन का गैपिंग देंगे, उसके बाद दूसरा लाइन में इस पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वाकांक्षी, मतलब ये बहुत बड़े बड़े सपना, दिल्ली को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन इसका योजनाएं असफल रहा। वह पूरे भारत में मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उनकी योजनाएं बहुत ही बड़ी बड़ी थी, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो पाती थी। न्यायप्रिय, ये न्यायप्रिय शासक थे, यानी कि ये जो मोहम्मद तुगलक थे ना, वो जो व्यक्ति गलत थे उसको गलत कहते थे, उसको दंड दिया जाता था, सजा दिया जाता था। वह न्याय करने का प्रयास करता था। अमीर हो चाहे गरीब, सभी को समान न्याय देने का वो कोशिश करता था। ठीक है, कठोर स्वभाव, लेकिन वो बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे। गलती करने वालों को कड़ी सजा देता था। उसके कठोर व्यवहार से लोग उससे डरते भी थे। आगे धार्मिक सहिष्णु। ठीक है, धार्मिक सहिष्णु का मतलब है वो सभी धर्म का इज्जत करते थे। ठीक है, मतलब किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं थे, वो सभी धर्म को एक जैसा देखते थे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी धर्मों का समान व्यवहार, यानी सभी धर्मों के साथ वो समान व्यवहार करते थे। वह दूसरे के धर्म के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। विद्वानों और संतों का सम्मान करता था। और जो पहले के समय में बहुत ही ज्ञानी, बुद्धि, पढ़े लिखे जो विद्वान होते थे, संत होते थे, साधु होते थे, वो सबका ये सम्मान इज्जत करते थे। अव्यवहारिक शासक, लेकिन ये क्या थे? अव्यवहारिक शासक थे। इनका हौसला तो बहुत बड़ा बड़ा था, सपना बड़ा बड़ा था, मजबूत भी शासक थे। ठीक है, लेकिन ये अव्यवहारिक शासक माना जाता है। क्यों? उसकी योजनाएं बहुत ही अच्छी अच्छी थी, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया, इसलिए इसको अव्यवहारिक कहा जाता है। जो चीज़ सही से लागू नहीं होता है ना, उसको हम लोग अव्यवहारिक कहते हैं। इसलिए अधिकतर योजनाएं इसका क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। चलो आगे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख नीति, कि आखिर ये इतना बड़े बड़े सपना देखे थे, दिल्ली को इतना आगे ले जाएंगे, ठीक है, कि हमारा नाम होगा। तो इन्होंने कौन कौन सा ऐसे योजना बनाए, लेकिन इसका योजना असफल हो जाता है। सबसे पहले राजधानी का परिवर्तन का नीति। ये क्या कहते हैं? राजधानी को बदलने का प्रयास किए थे। देखो हमको पता है कि दिल्ली बीचों बीच में पड़ता है पूरा क्षेत्र का। अब हमारा पूरा क्षेत्र का दिल्ली बीचों बीच में पड़ता है, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब ये क्या कर रहे थे? दिल्ली से ले जाकर के महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली से ले जाकर के महाराष्ट्र में एक जगह है, उसको दिल्ली ये क्या करना चाहते थे? राजधानी बनाना चाहते थे। अब हम ये बोलेंगे कि झारखंड की राजधानी है रांची। अब रांची को हम झारखंड की राजधानी ना बना करके पटना बनाएंगे, और सभी लोग, जितने भी लोग रांची में रह रहे हैं, चलो सब पटना। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसा ही काम इन्होंने भी किया। ठीक है, क्या किया? देखिए, राजधानी का परिवर्तन कर दिया उसने। राजधानी जो था ना, वो दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली को राजधानी नहीं माना। इन्होंने कहा आज से दौलताबाद राजधानी रहेगा, और वहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित कर दिया, मतलब बदल दिया। उनका उद्देश्य यही था कि पूरे भारत पर आसानी से शासन करना, ताकि हम पूरे भारत पर शासन क्या करें, कर सकें, अपना हुक्म चला सकें। हम जैसे बोलेंगे वैसे होगा। लोगों को जबरन वहाँ भेजा गया कि जितने भी सारे दिल्ली में हैं वो सब दौलताबाद चलो, वही आज से राजधानी रहेगा। लेकिन इतना दूर लंबा लोगों को चलना बहुत मुश्किल था। उस समय गाड़ी घोड़ा तो होता नहीं था। ठीक है, कठिन यात्रा के कारण लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ। पैदल चलना, तो कोई गाड़ी भी मिला तो उसमें बहुत ज़्यादा ठोस के जाना, है ना। बाद में राजधानी फिर से दिल्ली ही वापस लानी पड़ी, वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये जो अपना एक नीति बनाए थे, राजधानी परिवर्तन का किया, क्या इसका ये योजना सफल रहा? बिल्कुल नहीं रहा। तो परिणाम क्या हुआ कि यह नीति सफल नहीं रही, यानी कि असफल रहा। ठीक है, मुद्रा में बदलाव। अब ये मुद्रा में बदलाव किया, पैसों में बदलाव किया। जैसे हमारे यहाँ जो पैसा चलता है वो सिक्के चलते हैं, नोट चलते हैं, कागज़ के नोट चलते हैं। तो उस समय पहले के राजा महाराजा लोग चांदी और सिक्के का जो मुद्रा यानी पैसा होता था वो
छपवाते थे। मुद्रा मतलब पैसा। इन्होंने क्या किया, सोचा कि चांदी और सोने में कौन इतना पैसा खर्चा करके पैसे का निर्माण करवाएगा, इसलिए जो धातु होता है ना, ठीक है, पीतल तांबे, ये सब से ही सोने का ये सिक्का क्या करवाएंगे, निर्माण करवाएंगे, सिक्के बनवाएंगे। अब ये हुआ क्या, यहाँ तो बहुत बुद्धि व्यक्ति चोर लोग बैठे हुए हैं। जब इन्होंने जैसे ही तांबे और पीतल के सिक्के बनवाना शुरू किया, बहुत लोग नकली बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो देखो, उसने सोने और चांदी के सिक्के की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। उद्देश्य यही था कि धन की कमी दूर करना, यानी कि जो धन का कमी हो रहा था वो दूर हो जाए, ताकि सोने चांदी का सिक्का नहीं बनाएंगे तो सोने चांदी बच जाएगा, तो हमारा धन अधिक से अधिक आएगा। और अगर हम सोने चांदी का ही सिक्का बना देते तो इससे अधिक धन लगेगा। तो इसी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो तांबे और पीतल है उसका सिक्का छापना शुरू कर दिया। अब तांबे और सिक्का का सिक्का जब छापना स्टार्ट किया तो इससे बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड करने लगे, ऐसे और भी लोग छापने लगे और नकली सिक्का को चलाने लगे, है ना। परिणाम क्या हुआ, लोगों ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए। सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सरकारी खजाने को भारी नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि लोगों ने नकली सिक्के बना करके चीज़ों को खरीदते थे। अंत में इस योजना को भी इसका बंद करना पड़ा, तो ये भी योजना इसका असफल रहा। नेक्स्ट है 2 आब में कर वृद्धि। 2 आब जो है दोस्तों एक क्षेत्र है, एक जगह है, ठीक है, जो गंगा और यमुना नदी के बीच में पड़ता है, ठीक है। 2 आब, और वहाँ पर किसानों से अधिक कर लिया गया। कर मतलब टैक्स लिया गया, और जिस समय टैक्स लिया गया था उस समय वहाँ पर सुखाड़ पड़ गया। अब किसान कहाँ से देगा टैक्स, है ना। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं 2 आब, ठीक है। उस समय बोला जाता था, वहाँ पर कर बढ़ा दिया गया, टैक्स बढ़ा दिया गया। उसी समय अकाल भी पड़ गया। अब क्या ये योजना वहाँ पर सफल हो पाएगा, आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा। परिणाम क्या हुआ, किसान परेशान हो गया, कई किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया, और यह नीति भी सफल नहीं रहा, यानी असफल हो गया। चौथा देखिए, कृषि सुधार नीति। इन्होंने कृषि को सुधार करने का भी नीति बनाया, लेकिन वो भी असफल रह गया। देखो, किसानों को खेती के लिए सरकारी ऋण दिया, यानी कि उन्होंने जो किसान नहीं कर पा रहे थे खेती, उसको सरकारी कर्जा दिया। नई भूमि भी प्रदान किया, लेकिन नई भूमि पर खेती कराने का प्रयास भी किया गया। यानी जिस किसान के पास पैसा नहीं है पैसा लो, भूमि नहीं है जिसके पास भूमि लो, सब कुछ व्यवस्था करवाए किसानों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण योजना सफल नहीं हो रहा। लेकिन जो अधिकारी को भेजते थे ना किसानों को मदद करने के लिए, उन सभी के लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ये योजना को भी सफल नहीं होने देते। मतलब ये चाहते तो बहुत कुछ है जनता के लिए, लेकिन योजनाएं सफल नहीं हो पाती है। आगे देखिए 5वां, विदेश विजय की नीति, ठीक है। यानी विदेश मतलब क्या, दूसरे देश पर भी ये विजय करने की नीति बनाते हैं, यानी कि दूसरा देश को युद्ध हरा करके जीतना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इसका नीति सफल नहीं हो पाता है। उसने खुरासान, है ना, खुरासान और चीन की ओर अभियान की योजना बनाई। मतलब उन्होंने क्या किया, खुरासान एक जगह है और एक चीन, उन्होंने उधर की ओर अपना अभियान चलाया कि वहाँ पर हम युद्ध करेंगे और जीतेंगे। और इन्होंने बहुत से बड़ी सेना को भी तैयार कर लिया, किसको जीतने के लिए, खुरासान और चीन के क्षेत्र को। लेकिन परिणाम क्या हुआ, अभियान तो सफल रह गया, है ना, बड़े इन्होंने सेना को तैयार कर लिया, लेकिन सेना के लिए खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, राज्य का बहुत बड़ा धन खर्चा हो गया। राज्य मतलब वही क्षेत्र का, उसके देश का, ठीक है, बहुत बड़ा क्या हो गया, धन खर्चा हो गया। आगे प्रशासनिक नीति। प्रशासन का मतलब था दोस्तों पूरा व्यवस्था को जो चलाते हैं उसी को बोलते हैं प्रशासनिक। तो इनका प्रशासनिक नीति कैसा था वो देखिए। प्रशासन को मजबूत बनाने का प्रयास किया इन्होंने, पूरी प्रशासन मतलब पूरी व्यवस्था को इन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। सेना का बहुत बड़ा तरीका से विस्तार किया और विद्रोह को कठोरता से दबाया, यानी विद्रोह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उसको दबाने का इन्होंने प्रयास किया, ठीक है। तो ये सब काम तो इनका अच्छा था, लेकिन ऊपर के जितने भी सारे काम किया उनका सफल नहीं हो पाता है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का मूल्यांकन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इनके टोटल अभी हम लोगों ने 6 नीति देखा। पहला नीति, दूसरा नीति, तीसरा नीति यानी कि इनका योजना, चौथा योजना देखें इसको, 5वां योजना देखें, 6ठा योजना देखें। इनमें से इनका एक भी सफल नहीं रहा, ठीक है, इनका कुछ भी सफल नहीं रहा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सफल था और बहुत सारी चीज़ें इसका असफल था। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं इसका जो नीति है ना, इसका मूल्यांकन मतलब क्या, मूल्यांकन मतलब था क्या सही था क्या गलत था, ठीक है। तो इसकी अगर नीतियों की बात करें तो इसमें सफल पक्ष देखते हैं और असफल पक्ष। सफल चीज़ें इधर है, ये विद्वान शासक थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे ये, है ना, बहुत सोचते थे जनता के लिए।
कृषि और प्रशासन में सुधार करना चाहते थे। ये कृषि में प्रशासन मतलब वहाँ के नियम कानून पूरी व्यवस्था में बदलाव करना चाहते थे। पूरे भारत को एक मजबूत राज्य बनाना चाहते थे, जो कि इनका एक सफल पक्ष है। अच्छा विचार था इनका, लेकिन योजना सफल नहीं रहता है। योजना बिना तैयारी के लागू किया गया, यानी कि बिना कोई तैयारी का इसका योजना लागू हुआ, जिसकी वजह से सफल नहीं हुआ। जनता को बहुत ही कष्ट किया गया, यहाँ से वहाँ भेज दिया गया, है ना। राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। आर्थिक मतलब पैसों की कमी होने लगा राज्य में, क्योंकि बहुत बड़ा धन इन्होंने अपने सेना के ऊपर खर्चा कर दिया। और कई विद्रोह भी हुआ, और इसके चलते से कई विद्रोह भी हुआ। हालांकि ये विद्रोह के दबाने के पक्ष में था, विद्रोह को दबाने का प्रयास करते थे, फिर भी बहुत सारे विद्रोह हुए। देखिए दोस्तों, अब निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभाशाली, विद्वान और महत्वाकांक्षी शासक था। उसकी योजनाएं अपने समय से आगे थी, यानी उसका जो योजना था ना, वो जिस समय वो वहाँ के शासक बने थे उससे कई गुना आगे था, मतलब आगे ले जाने वाली इसकी योजना थी। लेकिन सही योजना और व्यवस्था के अभाव में, यानी सही योजना नहीं बन पाया, जिसके कारण अधिकांश असफल हो गया। इसलिए इतिहासकार उसे बुद्धिमानी तो जरूर कहते हैं, लेकिन अव्यवहारिक शासक भी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।